ये चाहे पहाड़ का आदमी हो, चाहे जंगल का आदमी हो, चाहे मैदान का आदमी हो, चाहे बंगाल का आदमी हो, चाहे कहीं का आदमी हो, ये जो सरकार की टैक्स नीति है ये हर जगह खून पी रही है। इस कार्यक्रम में मैं जोड़ना चाहूंगा कि मां साहब का एक मिशन अनसुनी आवाज भी है जो अभी तक जारी है और कल भी जारी रहेगा और आगे भी जाएगा। उत्तराखंड को बचाने का मेरे ख्याल से मुझको कोई रास्ता नहीं नजर आता है। किसान को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है, मजदूर को परमानेंट करने के लिए, मजदूर को पेंशन देने के लिए, मजदूर को फ्री इलाज देने के लिए पैसा नहीं है। और पूंजीपतियों का 16,75,000 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों में माफ किया जा चुका है। उनके अंदर प्रतिभा था और उस प्रतिभा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी जो आज आपके सामने है। प्रेरणांशु जीवित और मां साहब के अंतिम दौर में मैं उनके साथ बैठा था, वो पल मुझे आज भी याद हैं। मां साहब के विषय में मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। इससे पहले मैं अपने उन साथी वक्ता को बुला लूँ। यहाँ यूपी से साथी धर्मपाल सिंह जी कॉमरेड आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया वो यहाँ आ जाएं तो शायद संवाद ठीक हो सके। दूसरे साथी हर्षरूप सिंह जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आ जाएं। सबसे सरल और सहज साथी हमारे बीच बैठे हैं कॉमरेड धर्मपाल जी, मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज जो हालात हैं वो ये हैं कि भारत के समाज के मुट्ठी भर 5% लोगों को छोड़ के बाकी सारे, चाहे वो सामाजिक हिस्से हैं, चाहे वो वर्गीय हिस्से हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं। और केवल पीड़ित नहीं है, हम ये भी देख रहे हैं कि सभी हिस्से जो हैं करीब करीब लड़ाई के मैदान में, और जहां जहां लड़ाइयां चल रही हैं, जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं, वहां उनके ऊपर दमन और अत्याचार भी बरकरार है। महंगाई से पूरा देश सीख रहा है, और महंगाई में जो सरकार की टैक्स नीति है, ये तो आप सब जानते हैं कि जिन वस्तुओं पे पहली सरकारों ने टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने उन वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया। ये चाहे पहाड़ का आदमी हो, चाहे जंगल का आदमी हो, चाहे मैदान का आदमी हो, चाहे बंगाल का आदमी हो, चाहे कहीं का आदमी हो, ये जो सरकार की टैक्स नीति है ये हर जगह खून पी रही है। डीजल पेट्रोल 1 लीटर पे 60 और 65 रुपए सरकार टैक्स वसूल रही है। हमें दे क्या रही है? 5 किलो राशन दे क्या रही है? किसान को 1 साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि। और इसका हो गया रहेगा, अब ये भी आप लोगों को सबको मालूम होगा, मैं दोबारा याद दिला देता हूं। अभी अभी संसद में देखिए हमारे यहाँ के एमपी और एमएलए कितने गरीब है बेचारे। अभी 24% उनकी तनख्वाहें, भत्ते, ये सब बढ़ गए। किसान को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है, मजदूर को परमानेंट करने के लिए, मजदूर को पेंशन देने के लिए, मजदूर को फ्री इलाज देने के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा का बजट लगातार घट रहा है, और पूंजीपतियों का 16,75,000 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों में माफ किया जा चुका है। और जो बैंकों को घाटा हुआ वो सरकारी खजाने से उसको पैकेज दिया जा चुका है। और सरकारी खजाना किसकी जेब से भरा? वो हमारी जेब से भरा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो तुम वस्तुओं पे टैक्स लगा के वसूल रहे हो, जो आदमी दे रहा है उसको यही पता नहीं कि मैं कितना दे रहा हूं सरकार को। तुम एक बार ये वस्तुओं का टैक्स खत्म कर दो,
और तुम में अगर हिम्मत है तो तुम सीधा सीधा टैक्स लगाओ, लगाओ मजदूर पे भी 1,000 रुपये टैक्स। अब तुम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के 3,000 रुपये महीना उससे वसूल रहे, मतलब औसत एवरेज हमने लगाया इसका, मोटे तौर पे ऐसा कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। तो 1/3 कमाई जो आदमी ऐसे हैं कि जो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, उनकी 1/3 कमाई जो है वो सरकार टैक्स में ले लेती है। अजीब तमाशा है देश के अंदर। लॉकडाउन लगा, लोग घरों में बंद हैं, लेकिन शराब की हट्टियां खुली हुई। क्यों? कि उस पे सबसे ज्यादा टैक्स सरकार वसूलती है, सबसे ज्यादा कमाई शराब से होती है। तो साथियों, मेरा मुख्तसर बात यह है कि आंदोलनों की फसल उग रही है, और जब आंदोलन की फसल उगती है तो ये कहीं ना कहीं पहुंचती है। तो धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहे हैं, सरकार दमन पे भी उतारू है, बहुत कोशिश कर रही है कि घर घर में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन भारत की जनता उनके मनसा माफिक रिजल्ट नहीं दे रही, नहीं लड़ रही, बहुत कोशिश कर रहा है। पीसी लोचन विश्वास जी हमारे बीच बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात करें। लड़ने वाला हमेशा अकेला होता है, लेकिन उनकी लड़ाई अकेले नहीं होती है। मां साहब के बारे में बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के तमाम सारे महत्वपूर्ण पल उनके साथ बिताए हैं। इस सत्र में यह है कि मिशन मां साहब का क्या होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को 28 साल पीछे ले जाता हूं। 80 के दशक में जब वहाँ जो आज समाज उत्थान विद्या मंदिर है, वहाँ कमरे नहीं हुआ करते थे, तमाम सारे घर जो है झोपड़ी यहाँ हुआ करती थी। उनका जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो पूरे गदरपुर ब्लॉक के तमाम सारे स्कूल का एक कार्यक्रम हुआ था, और उसमें उन्होंने इतने सारे खेल प्रतियोगिता करवाए, हजारों की संख्या में भीड़, और स्कूल में पूरा कार्यक्रम होने के बाद ITI मैदान में हुआ। चूँकि मैं दिनेशपुर आया था तभी उनसे परिचय हुआ, और वो हजारों की संख्या के लोगों को उन्होंने जिस एनर्जी के साथ हैंडल किया, चाय पिलाने के लिए या पानी देने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ा, लोग स्वतः करने लगे। तो उनका एक चमत्कारिक व्यक्तित्व था। फिर हम लोग नाटक करते थे डॉक्टर अभिजीत कुमार के साथ मिलकर, उस रिहर्सल में आते थे, वहाँ से फिर हम लोगों का सिलसिला आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे करके एक उन्होंने कहा कि लोचन भाई आप हमारे यहाँ आया करो। तो उन्होंने प्रेरणा अंशु तब 2 पेज का निकलता था, अखबार के जरिए वो तमाम सारे मुद्दों को उठाते थे और जनता के बीच में जनता के लिए जाते थे। फिर उनके दिमाग में आया कि एक और अखबार निकालते हैं, अनसुनी आवाज। 2 अखबार निकलते थे जब वो जाते थे प्रिंटिंग कराने और वहाँ से आते थे। तो एक दिन प्रिंटिंग मालिक ने कहा कि मां साहब आप 2 अखबार के मालिक हैं, साइकिल में चलते हैं, वो भी साइकिल टूटी फूटी। उन्होंने कहा कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये अखबार निकालने में हमें कितनी सारी पापड़ बेलने पड़ते थे। बहरहाल उस पेंडा अंशु को वो जीवित रख पाए, लेकिन अनसुनी आवाज़ को चला नहीं पाए। मैं बधाई देना चाहूँगा रुपेश जी को और समाज उत्थान परिवार को कि गुरुजी के उस मिशन को रुपेश जी ने और उनके टीम ने आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं और दूर तक और देर तक मार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मैं जोड़ना चाहूँगा कि मां साहब का एक मिशन अनसुनी आवाज़ भी है जो अभी तक जारी है और कल भी जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रेरणा अंशु के साथ बहुत सारी तकलीफ़ें रही। आज जो आप इसको मैगजीन के रूप में देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं था।
एक दौर ऐसा था कि अखबार छपता नहीं था, तमाम सारी दिक्कतें थी। और ये दिक्कतें तब खड़ी हुई जब ये किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन या महतोस मोड़ कांड या तमाम सारे तराई के और तमाम जगह के जो कार्यक्रम थे, वहाँ जो उन्होंने काम किया उससे स्थानीय प्रशासन या तमाम सारे उनके विरोधी गुट उनके पीछे लग गए। लेकिन हबीब साहब का एक गीत था, चल चल रे पाँव लौट चले अपने गांव। ये उनका टैगलाइन था। मेरी उनसे बात होती थी और वो लगातार बातचीत होती थी। एक मिशन ये था कि प्रेरणा अंशु को कैसे इसका एक पत्रिका का रूप दिया जाए। इसमें एक विचार मंथन के लिए हम लोग, सिंगल जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनके होटल में हम लोग एक विचार मंथन के लिए प्रताप जी ने बुलाया, तो हम लोग गए वहाँ। उन्होंने कहा कि देखिए आज की तारीख में, और मेरे बच्चे सब छोटे हैं, रुपेश वगैरह पढ़ाई कर रहे थे, बीरेश भी पढ़ाई कर रहे थे, तो एक मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अखबार को जिंदा रखा जाए और इसमें विज्ञापन की व्यवस्था कैसे करें, इसलिए प्रेरणा अंशु को एक पत्रिका का स्वरूप दिया जाए। तो उस दौर में हम लोगों ने बात किया, तो तराई विद्यापीठ के अध्यापक ने कहा कि आपके प्रेरणा अंशु में इतने पेज है, इसमें इतनी कविताएं हैं, इससे अच्छा तो 2 पेज का हुआ करता था। लेकिन 2 पेज के अखबार में विज्ञापन नहीं लगता था, ना सरकारी विज्ञापन, ना लोग कोई देते थे। तो तमाम सारी दिक्कतें, परिवार चलाना, स्कूल चलाना, एक मिशन के तहत उन्होंने, क्योंकि वो अपने नहीं, उनके अंदर प्रतिभा था और उस प्रतिभा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, जो आज आपके सामने है। प्रेरणा अंशु जीवित है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो स्कूल के बारे में, वो भी प्रताप जी का एक मिशन था, जिस मिशन को बबीता सिंह जी, बीरेश सिंह जी चला रहे हैं। तो इसके लिए भी उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि समाज उत्थान, यानी समाज का उत्थान कैसे किया जाए, ये उस स्कूल का नाम इसलिए रखा गया कि समाजो उत्थान विद्या मंदिर, और उसको ये लोग चला रहे हैं। तो समाज उत्थान परिवार को बधाई, शुभकामनाएं। समाज उत्थान स्कूल में मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया। लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हमारे बच्चों का भी आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, फीस कम लेते हैं, आप एडमिशन करवाइए। तो मैं भी प्रताप जी से कहता था, गुरुजी ऐसा है, या तो इस बच्चे की फीस माफ़ कर दीजिए या मेरे बेटे का फीस बढ़ा दीजिए। प्रताप जी ने कहा कि आप मुझे इस तरीके से घेर रहे हैं, मजबूरी में मुझे बच्चों का एडमिशन कराना पड़ेगा। वो करते भी थे। तो एक मिशन ऐसे शुरुआत नहीं हुई। उनकी लड़ाई अकेला, उनका लड़ाई जो था, लड़ने वाला वो अकेला था, लेकिन उनकी लड़ाई अकेली नहीं थी। और वो तमाम जो मिशन उन्होंने शुरू किया था, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अखबार चलाना, स्कूल चलाना, लोगों से मिलना जुलना, थिएटर नाटक के प्रति दिलचस्पी, सामाजिक सक्रियता, वो उनका मिशन था। मुझे गर्व है और खुशी है कि प्रताप जी के परिवार के तमाम सारे बच्चे उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मिशन दूर तक और देर तक मार करेगी। धन्यवाद। मैं बीजी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, एक बात ध्यान रखने की ये है कि उत्तराखंड की स्थिति बाकी मैदानों से बहुत फ़र्क है। फ़र्क इसलिए नहीं है कि वहाँ पहाड़ हैं, बल्कि इसलिए है कि वहाँ के समाज की बनावट निहायत जातिवादी है। और वो जातिवाद से मेरा तात्पर्य है, जो जातिवाद आपको शरीर के काम करने वाले को घटिया मानता है, शरीर के ना काम करने वाले को, जो पढ़ लिख के बता, वो ऊंचा मानता है। खेती से सिस्टमैटिकली, क्योंकि वहाँ जितना कठोर था स्थिति कृषि की, उसको सुधारने की कोशिश कतई कभी नहीं की गई। और वहाँ का जो अपर क्लास था उसने पढ़ा और वो माइग्रेट करता गया। और जातिवाद कुछ इस तरह का था कि जो अपर क्लास थी वो को शारीरिक काम करने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे उसने वो सारा काम छोड़ा और वो वहाँ से माइग्रेट करता गया। अगर खेती के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया गया होता, टेक्नोलॉजी अपनाई गई होती, और ऑर्चर्ड होते, जैसे पहले ऑर्चर्ड थे, वो सारे के सारे तबाह हुए, उनको तक छोड़ दिया गया। वो खेती इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग बाजार के जाके पढ़े लिखे होने का, वो जो क्या कहा जाए, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल काम करने का, वो उसमें रहते हैं। तो नतीजा ये हुआ, खेती निमट गई और लोग यहाँ आके आसानी रहे, और गांव के गांव उजड़ के यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। वो इसलिए उत्तराखंड को बचाने का मेरे ख्याल से मुझको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है।
सिवाय बड़े शहरों में जहाँ वहाँ जहाँ वो होगा, क्या कहा जाए, टूरिज़्म और ये और वो, अथन्या वो भी चुनिंदा जगहों पर है, बाकी जगहों पे नहीं है, तो इसलिए वो उजड़ रहे हैं। तो जो असल में यहाँ जो दिक्कत मेरे ख्याल से हमारे समाजों के साथ है, और विशेषकर मैं उत्तराखंड के बारे में ये कह रहा हूँ, उसके साथ यह है कि वो शारीरिक काम नहीं करना चाहता। और हिंदू धर्म में शरीर का काम करने वाला आदमी वो निम्न कोटि का होता है। उसकी इज्जत, और जो शारीरिक रूप से काम नहीं करता, जो उसकी इज्जत अलग अलग होती है। जो पढ़ा लिखा है उसकी अलग इज्जत है, जो खेती करता है उसकी अलग इज्जत है, या शरीर का काम करता है। उसने पूरी की पूरी मानसिकता को इस तरह का ढाला हुआ है कि वहाँ खेती और शारीरिक कामों का कोई स्कोप नहीं है। हमारे यहाँ बढ़ई का काम खत्म हो गया, हमारे यहाँ वहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ बाल काटने का काम खत्म हो गया, वो भी सब मुसलमान करते हैं। बढ़ई का काम मुसलमान करते हैं, चिनाई का काम मुसलमान करते हैं, नीचे से आते हैं। और सबसे ज़्यादा घृणा, आपने देखा होगा अभी दंगा होते होते बचा नैनीताल में, सबसे ज़्यादा घृणा वहाँ की मुसलमानों से सबसे ज़्यादा इस समय उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में। तो ये जो कंट्रडिक्शन है, ये क्यों है, कैसे है, मैं चूँकि लगातार उस पर देखता रहता हूँ और मुझे ये बेचैन करता है। तो मैं खुद, मेरे पास कोई ऐसा कोई समाधान नहीं नज़र है मेरे पास, लेकिन ये चिंता मुझे ज़रूर है कि अगर ये सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसका उजड़ना लाजमी है, और वो ऑलरेडी 3/4 उजड़ चुका है। बाकी सिर्फ वो टूरिज़्म रहेगा, या धार्मिक टूरिज़्म रहेगा, या प्लेजर का टूरिज़्म रहेगा, वो रहेगा। धन्यवाद।